Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे एक नई सीरीज फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, स्पेशली फॉर दीज एग्जाम्स DSSB, KVS, रीट एंड यूपीटेट के लिए पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज है ये, जिसमें हम इतने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। एक तो क्वेश्चंस का लेवल अप टू द मार्क होगा, मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे क्योंकि पेपर में हमेशा ना तो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं ना सिर्फ आसान आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, मतलब तीनों ही प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो कोशिश रहेगी वैसे ही हम मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस से ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो उसके डिस्कशन पे रहेगा, उस अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा जिस अप्रोच से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। क्योंकि आजकल बिल्कुल आसान, आज मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो शायद ही कोई डिस्कस भी करता है और हमने अब से सालों पहले डिस्कस किए हुए हैं, उनको इस तरीके से घुमा करके पूछा गया है, साधारण तरीके से पूछा ही नहीं जाता कई बार, क्योंकि टॉपिक तो लिमिटेड है ना सिलेबस में। बात यह है कि उसको कितना टिपिकल बनाएं लैंग्वेज को, या कैसे पूछें कि कंफ्यूज हो पाए आप। तभी तो जो ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं और कम मेहनत करने वाले लोग हैं उनमें अंतर हो पाएगा, नहीं तो समझ तो सभी जाते हैं, ऐसा थोड़ी है सिलेबस कोई दुनिया से अलग है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन है ये आज। डेली हम लोग मिल रहे हैं 9:30 रात को और डिस्कशन करेंगे। मैं आज बिल्कुल टाइम पे हूँ और मैं टाइम पर ही होने वाली हूँ, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये हफ्ते में 3 दिन रहेगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। उसके बाद थर्सडे को कोई भी हम इसी सीरीज से टॉपिक ले रहे होंगे जो आपने ना पहले पढ़ा है या फिर कंफ्यूजिंग है। ठीक, फ्राइडे को स्टडी टिप्स और सैटरडे को ऑफ रहेगा, संडे हम संडे वार्ता करेंगे। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। क्वेश्चंस पे आते हैं। सेशन आपको पसंद आएगा ही। ये सेशन सीरीज 1 जो ये सीरीज है पेडागोजी प्रैक्टिस की, उसका पहला सेशन है। सेशन आपको पसंद आएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पेडागोजी सच में सीखना चाहते हैं। ठीक है बात। देखिए, PDF आपको डेली मिलेगी, डेली लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल पर। सारी PDF फ्री होती है, ना कभी नोट्स वगैरह कुछ ऐसा बेचा है, ना कभी ऐसा कोई प्लान है। तो कोई अगर आपको मूर्ख बनाने का प्रयास करे टेलीग्राम या किसी भी माध्यम से, तो लेट्स लर्न के नाम पे तो एटलीस्ट मत लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए, पहला क्वेश्चन पढ़िए। टाइम लगेगा आपको समझने में क्वेश्चंस को, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, लेंदी हैं। आजकल टाइम लेते हैं पेडागोजी के क्वेश्चंस। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए। What are Ebbinghust's developmental tasks during the period of later childhood? यानी हैविंगहर्स्ट ने कुछ डेवलपमेंटल टास्क दिए हैं, विकासात्मक कार्य दिए हैं हर एक एज के लिए। डेवलपमेंटल टास्क होते क्या हैं? डेवलपमेंटल टास्क वो टास्क हैं, वो एक्टिविटीज हैं जो हर एक स्टेज में अलग अलग होंगे। मान लीजिए 6 महीने का बच्चा है, तो उससे हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो बैठना सीख जाएगा। या एक 2 साल का बच्चा है तो हम ये तो एक्सपेक्ट करेंगे ही कि वो खड़े होकर के चलना शुरू कर देगा, थोड़ा बहुत या पूरा। ठीक, भाषा के 2 शब्द बोलने लग जाएगा, ये तो हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग टास्क्स बटे हुए हैं, और अगर एक बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग कुछ टास्क्स को फुलफिल कर पाता है तो वो आगे के लिए और ज्यादा कॉम्पिटेंस उसमें आती है। अगर नहीं कर पाता है तो आगे आने वाले टास्क, एज के अकॉर्डिंग टास्क आते हैं ना हमारे सामने। अब आप ये कहें नहीं मैं तो 24 साल की हूं और मैं तो 8 साल में जैसे रहती थी बिल्कुल माँ बाप के सर पे और वही खिलाते थे और मैं तो बस घूमने जाती थी, कुछ और काम ही नहीं था, वैसे ही रहूं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लाइफ में टाइम के साथ, स्टेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अलग अलग टास्क बदलते रहते हैं। ठीक है बात। तो हैविंगहर्स्ट ने इन टास्क की बात की है जिनको डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में या कहीं ना कहीं जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा इनको। ऑप्शन पढ़िए, लेंदी है क्वेश्चन। Learning physical skills, getting a good attitude towards oneself, learning to get along with peers. क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़िए। हैविंगहर्स्ट ने लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था के लिए, यानी 6 से 12 वर्ष के लिए कौन सा एक टास्क दिया होगा। अगर आप एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक नहीं जोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। आपको पता है लेटर चाइल्डहुड को पियाजे ने क्या कहा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वाला टाइम है ना। और लेटर चाइल्डहुड क्या कहता है अपने आप में, बच्चे का सोशलाइजेशन तेज होता है, वो स्कूल में जाता है, एक्टिविटीज करता है। जो एरिक एरिक्सन है वो कहते हैं कॉम्पिटेंस डेवलप होती है इस स्टेज में। तो कौन सी एक चीज, कौन सा एक टास्क जो है यहाँ सही बैठेगा 6 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए? फटाफट से देखो, देखिए एक बार, एक साथ डाल दी जाएंगी रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग तारीश वीडियो। बस आज का टाइम दो मुझे, मैंने अपनी टू डू लिस्ट में डाल लिया है इस बात को। लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड। देखो फूड, ये तो 3 से 4 साल का बच्चा ही अपने आप, मतलब वो सॉलिड फूड तो और पहले लेना शुरू कर देता है। बात करना भी 1 साल के बाद वो ठीक ठाक शुरू कर देता है। वॉक एंड लर्न दी कंट्रोल, ये सब 2, 2.5, 3 साल तक मामला सब एकदम हो जाता है।
तो ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो छोटी एज की बात हो गई। अचीविंग न्यू एंड मैच्योर रिलेशनशिप्स यानी नए और परिपक्व संबंधों को प्राप्त करना। अच्छा, इतनी मैच्योरिटी आ गई। अटेनिंग मेल एंड फीमेल एक्सेसिबल सोशल रोल्स, बस कहानी तो यहीं बिगड़ गई। एक बार को पहले वाले को सोच भी रहते, सोशल रोल धारण करते हैं आप अडल्टहुड में कि महिला और पुरुष के जो रोल्स हैं, ठीक, तो वो इतनी छोटी एज में तो पता भी नहीं है, वो तो बस खेलने में व्यस्त है, अपनी गैंगेज में व्यस्त है, स्कूल के काम में व्यस्त है, ठीक, ये भी गलत हो गया। स्टार्टिंग अ बिजनेस, स्टार्टिंग अ फैमिली, मैनेजिंग अ हाउस, खतरनाक बात है, ये अडल्टहुड के काम है ना, ये एडोलेसेंस में एक बार को हो सकता था। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही बातें गलत हैं। कौन सा 6 से 12 वर्ष का बच्चा, जो 6 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में पढ़ने जाता है, वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेगा और कौन सा वो जेंडर रोल अपनाने लगेगा कि मैं मम्मी हूं और तुम पापा हो, ये तो होगा नहीं ना, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, लर्निंग फिजिकल स्किल्स, गेटिंग अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ, लर्निंग टू गेट अलोंग विद पीयर्स, यानी शारीरिक कौशल सीखना, फिजिकल स्किल्स। स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है बच्चा, गैंगेज है, उसको कॉम्पिटेंस जो एक गुण है, अगर आपने एरिक एरिक्सन की थ्योरी मेरे साथ ही डिस्कस की है, मैंने प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जो लेटर चाइल्डहुड में आता है, स्कूल एज कहा है इसको, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल स्किल्स, क्यों? क्योंकि वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है और उसके अंदर कॉम्पिटेंस की भावना आती है। फिर है गेटिंग अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ, खुद के बारे में। ऑब्वियसली जब वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा और वो अपने आप को एबल फील करेगा, उसके अंदर एक कॉम्पिटेंस आएगी, अपने आप को एक्सेप्ट करने की भावना आएगी, खुद का एक एटीट्यूड डेवलप होगा, सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी कि खुद में वो विश्वास रख सके, है ना। लर्निंग टू गेट अलोंग विद पीयर्स, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण के लिए भी एक इंपॉर्टेंट एज है, क्योंकि स्कूल जाना शुरू कर दिया है प्रॉपर, तो अब उसको टॉलरेंस भी आनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन यानी सहयोग भी करना आना चाहिए। तो दूसरों के साथ गैंग एज है, स्पेशली ग्रुप्स में रहने लगेगा, तो बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं, टॉपिक वही है बट लेंदी कर दिए जाते हैं, तो आपकी समझने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर के काम बढ़ेगा, काम बनेगा। जरूरी नहीं आपने 200 क्वेश्चन एक दिन में किए, अगर 20 भी किए तो ऐसे किए कि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो उस टॉपिक की। देखिए ये डेवलपमेंटल टास्क हैं हैविंग हर्स्ट के द्वारा दिए गए, इनको इस बार की वीडियो में, जो वीकली वीडियो होगी फ्राइडे की, तब डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंटल टास्क अलग अलग एज के, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड का, जन्म से 5 वर्ष तक बच्चा चलना सीख लेगा, टॉयलेट सीख लेगा, बात करना सीख लेगा, ये कुछ कुछ टास्क हैं, ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, अलग से हम डिस्कस करेंगे कब, फ्राइडे वाले वीडियो में। अभी 2 दिन हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और अगर आपने सालों से लेट्स लर्न ज्वाइन किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इवन मैंने सीटेट के लेवल पे भी ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, अगर आपको याद आ रहा हो तो। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से। अनूप छोकर जब मौका मिलेगा करा देंगे, अभी फोकस करो, जो डिस्कशन चल रहा है उसे छोड़ के इधर उधर मत भागो भाई, उसमें पूछ लेना कमेंट्स करके बाद में। देखो एक बार, व्हाट इज मेंट बाय एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब होता है प्रत्याशित सामाजिकरण का क्या अर्थ है, बताइए। साष्टांग प्रणाम, अच्छा जी, धन्यवाद। देखिए एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन यानी प्रत्याशित सामाजिकरण का मतलब क्या है, ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है सोशलाइजेशन ऑफ द इन्फेंट इन द प्राइमरी और अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी सामाजिकरण एक शैशवावस्था के बच्चे का प्राइमरी या शुरुआती सालों में उसके जीवन के। अच्छा, फिर है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फॉर्मर बिहेवियरल पैटर्न्स एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज अ पार्ट ऑफ चेंज इन वंस लाइफ, जो पुराने व्यवहार, जो पुराना सोशलाइजेशन हुआ उसको छोड़ करके नया अपना लेना। या फिर नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस लर्न द कल्चर ऑफ द ग्रुप इन एंटिसिपेशन ऑफ ज्वाइनिंग द ग्रुप, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने की प्रत्याशा से समूह की संस्कृति को सीखते हैं, जिस समूह में उनको शामिल होना है वो वैसा व्यवहार करते हैं। या फिर इसका भी नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट देखो एक बार, नेक्स्ट है द ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज अ चाइल्ड लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स इन सोशल बिहेवियर फ्रॉम हिज पीयर्स। क्या कहना चाहेंगे आप, समझ आ रहा है कुछ?
देखो ये जो बात है ना, सोशलाइजेशन ऑफ द इन्फेंट इन द प्राइमरी और अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी पूर्व व्यवहारिक स्वरूप को, यानी शुरुआत में बच्चे अपने जीवन की शुरुआत में जो सामाजिकरण, जो बोलचाल, जो समाज के नियम कायदे तौर तरीके, नमस्ते राम राम करना सीखते हैं, इसको प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिवार में होता है सबसे पहले, शुरुआती सालों में प्राथमिक सोशलाइजेशन जो फैमिली कराती है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है एंटीसिपेटरी। ठीक, फिर है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फॉर्मर बिहेवियरल पैटर्न्स, जो व्यवहार आपने पहले सीखा था उसको भूल करके नया व्यवहार सीखना। आपको याद होगा व्हाइट बोर्ड पे मैंने एग्जांपल भी दिया होगा कि मैं एक इंटरव्यू देख रही थी अनुष्का शर्मा का एक बार, और ऐसे मतलब अलग अलग इंटरव्यूज, मेरे को वही एग्जांपल याद रह गया। तो वो बता रही थी कि आई थिंक रणबीर कपूर और समवन एल्स फ्रॉम द इंडस्ट्री वाज सेइंग कि इनको ये नहीं करना आता था या ऐसा कुछ। तो मतलब कह सकते हैं जो नॉर्मल लोग हैं, मान लीजिए वो यदि एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति यदि एक हायर स्ट्रेटा में जाएगा या यूएस जाएगा, तो वो क्या करेगा, जो उसको पहले से आता था, जो उसके यहाँ का, जो उसने सोशलाइजेशन अब तक हुआ था, जो उसका सामाजिकरण हुआ था, जो उसने सीखा था, उसको हटाएगा और नया सीखेगा, क्योंकि उसको वहां वैसा व्यवहार करना है। तो ये हुआ, क्या कहते हैं इसको, याद आया कुछ? इसका एग्जैक्ट टर्म होता है, मतलब पुराने को हटा करके रीसोशलाइजेशन, इसको कहते हैं रीसोशलाइजेशन, यानी पुनः सोशलाइजेशन, यानी फिर से सोशलाइजेशन। आपको फिर से नए तौर तरीके, कानून कायदे सीखने पड़ेंगे नए ग्रुप में जाकर के, क्योंकि पहले आप रहते थे मान लीजिए गांव में, फिर आप शहर आ गए और वहां के तौर तरीके अलग हैं, वहां लोग अलग तरीके से बात करते हैं, अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अलग तरीके से खाते हैं। तो ये क्या होगा, रीसोशलाइजेशन होगा। आपको पुराना भुलाना पड़ेगा नया सीखने के लिए। पुराने समय में या अभी भी कुछ हद तक महिलाओं के साथ भी ये होता आया है कि वो अपने घर में जैसे रहती हैं, शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं, उनको रीसोशलाइज होना पड़ता है, वहां के तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीखने पड़ते हैं। ये क्या हुआ, रीसोशलाइजेशन। होपफुली इतने एग्जाम्पल इनफ होंगे। आगे बढ़े। The process by which humans learn the culture of the group in anticipation of joining the group. This is amazing. यही है सही आंसर कि भाई एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वो प्रक्रिया है जहां पर ह्यूमंस, जो मानव हैं, वो कल्चर सीखते हैं एक ग्रुप का, इस आशा से कि वो प्रत्याशित, वो होते हैं ना उम्मीदवार, प्रत्याशित उम्मीदवार, वो आपने देखा होगा चुनाव में, मतलब वो बनना चाहते हैं जो भी एक पद है उसके लिए। तो यहां पर एक व्यक्ति वैसा बिहेव करता है जिस ग्रुप में वो जाना चाहता है। मतलब एंटीसिपेटरी का मतलब ये है कि वो एंटीसिपेशन चाहता है, प्रत्याशा है उसके अंदर। मान लीजिए क्लासरूम में एक बहुत कूल सा ग्रुप है, या आप किसी व्यक्ति से मिले, आपने देखा यार ये 4 लोगों का ग्रुप बड़े मजे में रहते हैं, मुझे भी इस ग्रुप में शामिल होना है। अब आप एक दिन, आपसे बात होने लग गई उन लोगों की, आपने कहा कल से मैं भी ऐसे ही कपड़े पहन के आऊंगी, ठीक, और ऐसे ही जोक्स क्रैक करूंगी, या कहूंगी हाँ तुम्हें ये पसंद है, मुझे भी यही पसंद है, मेरी भी सेम चॉइस है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं वो आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लें। तो आप एंटीसिपेटरी बिहेवियर कर रहे हैं ताकि वो आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लें, ठीक है। तो ये एंटीसिपेटरी बिहेवियर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी एक ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, तौर तरीके हैं, उनके जैसा बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि उस ग्रुप में आपकी एंट्री हो जाए। मान लीजिए आपको टीचर बनना है, अब आपने कोई स्कूल ज्वाइन किया, अब वहां सब साड़ी पहन करके आते हैं या और तरह के कपड़े पहन के जाते हैं, है ना। आप लड़के हैं तो आप फटी हुई जीन्स पहन के गए, और रग्ड बोलते हैं ना, रगेड, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। तो उस केस में आप बिल्कुल कूल डूड बन के गए। अब आपने देखा वहां तो लोग एकदम फॉर्मल शर्ट और पैंट पहन करके आ रहे हैं, है ना, या सूट पहन करके आ रहे हैं जो फीमेल टीचर्स हैं। आप भी अगले दिन से वैसा ही व्यवहार करना आपने शुरू कर दिया, है ना। आपने भी एक फॉर्मल कपड़े सिलवाए और आप भी फॉर्मल्स पहन करके जा रहे हैं, आप भी बिल्कुल एकदम टीचर की तरह बिहेव कर रहे हैं, बातें वैसी ही कर रहे हैं, वैसी ही भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, क्लियर है बात। ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज अ चाइल्ड लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स इन सोशल बिहेवियर। ये पीयर ग्रुप से होगा, तो ये प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी। तो सिर्फ एक ही आंसर इसका सही है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने की प्रत्याशा से समूह की संस्कृति सीखते हैं। जैसा उस ग्रुप में कल्चर है वैसा ही कल्चर आप अपना लेते हैं। कैसे? क्योंकि आपको एंटीसिपेशन चाहिए, आपको एंट्री चाहिए उस ग्रुप में। क्लियर बात है ना ये। तो आगे बढ़ेंगे। ये D+B में आया हुआ क्वेश्चन है और मैं ये सीटेट में भी पढ़ाती थी पहले, थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड रहता था। एंटीसिपेटरी आपने देखा होगा, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी इन द कॉग्निटिव डोमेन, यानी स्मृति से आपका क्या तात्पर्य है संज्ञानात्मक क्षेत्र में। भाई कई दायरे ना, एक फिजिकल डोमेन मान लीजिए आप, यानी शारीरिक पक्ष जिसमें दौड़ना भागना ये सब शामिल है। दूसरा कॉग्निटिव पक्ष जिसमें आपके दिमाग से रिलेटेड चीजें शामिल हैं। तीसरा है आपका सोशल यानी सामाजिक पक्ष, और फिर है इमोशनल। ये कुछ 4 प्रकार हैं। बिल्कुल भर सकते हैं गुंजन। अब मेमोरी का क्या मतलब है, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि मेमोरी आपके दिमाग से जुड़ी हुई है और दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं, चाहे वो आपका थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, आपका मेमोरी हो, परसेप्शन हो, ये जितनी भी चीजें हैं। मेमोरी यानी स्मृति से संबंधित कोई ऑप्शन ढूंढिए कॉग्निटिव डोमेन में। स्मृति का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज और मटीरियल्स। डिसीजन मेकिंग मेमोरी का काम नहीं है, ये तो आपकी थिंकिंग पावर का काम है। तो थिंकिंग लिखा होता तब भी सोच लेते एक बार को। ठीक है बात, पढ़ के समझना होगा। फिर है यूजिंग द कॉन्सेप्ट इन अ न्यू सिचुएशन और इन अनस्टिम्युलेटेड यूज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी एक नई स्थिति में या तन्मयता के अनुत्तेजित उपयोग में अवधारणा का उपयोग करना। ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा कि आप एक कॉन्सेप्ट को नई सिचुएशन में यूज करें, उसे मेमोरी कहेंगे हम, उसको तो अडेप्टेशन कह सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन एंड इंटरपोलेशन, यानी आप अनुवाद कर सकें, मतलब समझ सकें, ये मेमोरी से थोड़ी है, ये तो अंडरस्टैंडिंग के डोमेन से संबंधित है। बात हो रही है मेमोरी की, तो रिकॉल करना जो है वो बिल्कुल मेमोरी के चैप्टर में लिखा भी हुआ है। रिकॉलिंग, रिट्रीविंग, भाई आप किसी चीज को रिकॉल कर रहे हैं। अभी मैं रिकॉल कर रही थी कि रीसोशलाइजेशन क्या था, या रीसोशलाइजेशन को क्या कहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड क्या है, मतलब मैंने अपनी मेमोरी का इस्तेमाल किया। रिट्रीव करना यानी जो आपने पहले दिमाग में आपके है, कोई नंबर है पुराना, आप उसको रिट्रीव कर रहे हैं मेमोरी से, ठीक, निकालना चाहते हैं। जो भी आपने पहले सीखा है उसको पुनः आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये मेमोरी यानी स्मृति से संबंधित है, आपके याद रखने से संबंधित है। ठीक है बात, आगे बढ़े। कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्या आता है ये भी बहुत पूछा जाने लग गया है। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष का सिंपल मतलब है आपके दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपकी मेंटल स्किल्स हैं, यानी मानसिक कौशल जितने भी हैं वो इसी में आएंगे। ठीक है बात, जैसे फटाफट से बताओ क्या क्या हो सकता है। दिमाग से क्या क्या करते हो आप? थिंकिंग, ओवर थिंकिंग मत किया करो, ठीक। चिंतन हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है, आपके अपने सेंसेस जो हैं वो आपके दिमाग तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, आप एक नजरिया क्रिएट करते हैं, नजरिया, ठीक। थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, ठीक, अटेंशन, या फिर मैं कहूं रीजनिंग, यानी आप जो तर्क लगा रहे हैं, इमेजिनेशन यानी कल्पना करना, ये सारे संज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड चीजें हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सब में दिमाग लगेगा। तो संज्ञानात्मक पक्ष मतलब जितनी भी चीजें आप दिमाग से करते हैं, आपका इंटेलिजेंस भी इसी से, बुद्धि भी इसी से संबंधित है। कोई कह रहा है मेडिटेशन, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पियाजेज सेंसरी मोटर स्टेज। ये एक बच्चा सा क्वेश्चन डाला है क्योंकि 2-3 क्वेश्चन भारी हो गए हैं, तो कई लोगों के सर में दर्द हो गया होगा। सेंसरी मोटर का मतलब है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था पियाजे के अकॉर्डिंग कैसे वर्क करेगी, बताइए, आंसर कीजिए। ये यूपी टेट के लिए इक्वली हेल्पफुल है, पूरी तरह से हेल्पफुल है यूपी टेट के लिए। आंसर कीजिए। 4th का बी, बिल्कुल आसान है। चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस। भाई वो अपनी दुनिया की समझ अपने ज्ञानेंद्रियों से बनाते हैं, अपने 5 सेंसेस से बनाते हैं। सेंसेस आर टीचर्स बिटवीन द एज ऑफ 0 to 2 या बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ बर्थ टू 2 years। ठीक है बात। चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स। ये सेंसरी मोटर स्टेज का मेन उद्देश्य नहीं है, मेन है वो अपने सेंसेस के थ्रू सीख पाएगा। लॉजिक बाद में आता है, मेमोरीज और इमेजिनेशन भी बाद में आएगी। इतना छोटा बच्चा बस अपने सेंसेस से अपनी दुनिया की समझ बना ले, उतना काफ़ी है। गर्म ठंडा यही सब देख के, मतलब अपने सेंसेस से वो सेंसेशंस फील करके समझ बनाएगा दुनिया की।
देखिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी है, एक तो मुझे लगता है दुनिया के सारे सर जिन्होंने खुद कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई, उन्होंने ये प्रचार फैला दिया है कि मैंने उनसे साइकोलॉजी पढ़ी है। इतनी दुख की और हंसी की बात लगती है मुझे ये, क्योंकि अब जब इंसान खुद कामयाब नहीं हो पाता तो वो यही कहता है कि बहुत ही अजीब बात है। नहीं, कोई पांडे सर से नहीं पढ़ी है, मैं जानती भी नहीं हूँ किसी पांडे सर को, पता नहीं कौन से इतने टेढ़े मेढ़े सर हैं। देखो, खैर बढ़िया है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चॉम्स्कीज थियरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट हेल्प्स लैंग्वेज टीचर्स बिकॉज ही बिलीव्स दैट। जो चॉम्स्की की थियरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, उसका सिंपल सा मतलब हमें यहाँ समझना है। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन आर बॉर्न विद एन इनहेरेंट एबिलिटी टू लर्न एनी ह्यूमन लैंग्वेज। बच्चे कोई भी मानव भाषा सीखने की अंतर्निहित क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इनएट एबिलिटी है, आंतरिक क्षमता है मनुष्य जो बच्चा है एक, उसमें भाषा को एक्वायर करने की। एक्टिव अडेप्टेशन से ये चॉम्स्की नहीं कहते। रीइंफोर्समेंट की बात चॉम्स्की नहीं कर रहे, बिहेवियरिस्ट नहीं है वो, ये तो स्किनर करेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन सोशल लर्निंग थ्योरी की बात बेंड्यूरा करते हैं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। आसान से क्वेश्चन थे दो। अगर आपके 20 में से 15 से ज्यादा नंबर आ जाएं तो आप समझिएगा ठीक चल रहे हैं आप। हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी शिशु मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान के जनक। देखिए बताइए एक बार। नहीं, ये बड़े अजीब अजीब, स्पेशली इंस्टीट्यूशंस में ये एक नई चीज़ शुरू हुई है, मुझे पता चलती रहती है अलग अलग सोर्सेस से, कि जो लोग अपने इंस्टीट्यूशंस में कभी जिन्होंने पेडागोजी नहीं पढ़ाई, वो अब यूट्यूब पे पेडागोजी पढ़ा के और ये कहते हैं कि हमने सबको सिखाई है। खैर ये सब पॉलिटिक्स है, इससे दूर ही रहना चाहिए, कोई अर्थ नहीं है। आप अपने पेपर पर फोकस कीजिए, पेपर निकालिए और लाइफ में आगे बढ़िए। देखिए, हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आइवन पैवलोव का चाइल्ड साइकोलॉजी से कोई ताल्लुक है नहीं, वो तो अपना कंडीशनिंग की बात करते हैं, ठीक। वोल्फगैंग कोहलर अगेन ये अपने गेस्टाल्टवाद की बात करेंगे। कर्ट लेविन अगेन ये फील्ड थियरी और लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तीनों बातें लर्निंग पे ही हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने एक चीज पढ़ी है, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। दैट मीन्स बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में स्टैनली हॉल ने बात की होगी। अगर आपको नहीं भी पता तब भी आप इस आंसर तक पहुंच सकते थे, क्योंकि बाकी के 3 एलिमिनेट हो जाते हैं आसानी से। इनकी एक बुक भी है एडोलेसेंस के नाम की, यानी किशोरावस्था के नाम की। अब अवस्था की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी की तो जरूर बात की ही होगी जीवन में कभी ना कभी। हालांकि कुछ कथन ऐसे भी हैं जो पियाजे को चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर बताते हैं, उस केस में आंसर गलत नहीं होता, बट ऑप्शन में ही नहीं है। तो सिंपल बात है, हमें जाना पड़ेगा स्टैनली हॉल के साथ, ठीक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन इंक्लूसिव टर्म एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मीन्स, यानी सामग्रिक अर्थ में व्यक्ति क्रमिक शिशु का साधन। फिर से पढ़ते हैं, बड़ा खतरनाक बन गया है क्वेश्चन। इन इंक्लूसिव टर्म यानी समावेशी टर्म में अगर देखें तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब क्या है? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का मतलब क्या है ये बताइए। कोई बात नहीं अर्पिता, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अब जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है, स्पेशली DEET+B, रीट, यूपीटेट, KVS, जिनके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज आपको हेल्प कर पाए। एक अलग नोटबुक बना लीजिए बेशक इसकी। देखिए, द चिल्ड्रन विद मेंटल डिसेबिलिटीज, एक्सेप्शनल सिर्फ वो थोड़ी होते हैं। एक्सेप्शनल मतलब नॉर्मल से हट के। मे बी द चिल्ड्रन विद लो IQ, अच्छा। द चिल्ड्रन विद माल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, यानी जो एडजस्टेड फील नहीं करते, जो समायोजित नहीं है अपनी सिचुएशंस के साथ में। फिर है द गिफ्टेड इंटेलिजेंट बैकवर्ड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने अभी कहा, वो बच्चे वो सब एक्सेप्शनल हैं जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल से अलग हैं। तो डी ऑप्शन ही ऐसा है जो नॉर्मल से अलग है, क्योंकि गिफ्टेड बच्चा एवरेज बच्चा नहीं है, ठीक। इंटेलिजेंट बच्चा एवरेज बच्चा नहीं है, बैकवर्ड बच्चा एवरेज नहीं है, या तो नीचे है या तो ऊपर है, रिटार्डेड बच्चा एवरेज नहीं है। तो जो एवरेज से ऊपर या नीचे है वो एक्सेप्शनल में आप डाल सकते हैं कैटेगरी के अंदर। फिर है क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, यानी रचनात्मक आकलन की या रचनात्मक मूल्यांकन का कौन सा एक विशेषता है। देखिए कौन सी विशेषता रचनात्मक आकलन की है। ये एक्सप्लेनेशन भी आपको याद रखनी है, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंचना। बताइए, आपकी किताब मेरे गांव में नहीं आ रही है, कौन सा गांव है आपका? देखिए फटाफट से आंसर कीजिए, कमेंट में बताइएगा। इट इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेटिव होता ही इसलिए कि फीडबैक दिया जा सके, जहां कमी है उसका निदान किया जा सके। इट गिव्स प्रोविजन ऑफ इफेक्टिव फीडबैक, यानी बेहतरी से फीडबैक जा सके, अगेन वही बात है। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट इवेल्युएशन, प्रोडक्ट किस लिए होता है? ये देखने के लिए कि अचीव कितना किया, कितने % आए, और ये क्या है? ये समेटिव इवेल्युएशन है। क्या है? समेटिव इवेल्युएशन है। फिर है इट गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेटिव हमेशा फीडबैक के लिए या और सुधार के लिए होता है, समेटिव प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, जबकि जो फॉर्मेटिव है वो प्रोसेस पे फोकस ज्यादा करता है कि बच्चा सीख कैसे रहा है और फीडबैक कैसे आएगा और सुधारें कैसे। ठीक, जैसे ईयरली एग्जाम क्या है? समेटिव का एक उदाहरण है। जो एफए एग्जाम्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो आपका फॉर्मेटिव का उदाहरण है जिसमें बदलाव संभव है। तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड ना होकर के प्रोसेस ओरिएंटेड है, तो ए, बी और सी, डी सही है, सी गलत है। देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए फटाफट से देख लीजिए, अलग अलग आंसर आपके आ रहे हैं। ए, बी और डी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। ठीक है। मुझे लग रहा है इसका ना ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, क्योंकि परिणाम सूचक का मतलब है, परिणाम सूचक का मतलब है कि आपका क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटेटिव फीडबैक। क्वांटिटेटिव मतलब परिणाम, जो कि समेटिव इवैल्यूएशन बताता है। ठीक, और इसको एक बार डाउट में डालिएगा स्टार लगा करके, अभी के लिए इसी को मानो, क्योंकि हो सकता है कि इसके ट्रांसलेशन में दिक्कत हो, तो उस केस में आंसर बदल सकता है। अभी के लिए ए ही हम लगाएंगे, आगे जरूरत होगी तो उसको रिवाइज करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर। ये एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे हैं जो ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं और इनके ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कल से इसको और एक बार रिव्यू कराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी अचीवमेंट मोटिवेशन जिसकी बात डेविड मैकलेलैंड और एटकिंसन करते हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब परसिस्टेंट रहते हैं आप टास्क पे, जब तक अचीव नहीं कर लेते, जब तक सफल नहीं हो जाते उस चीज में, उसमें लगे रहते हैं। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण एलिमेंट कौन सा है? होम एनवायरमेंट एंड स्कूल एनवायरमेंट, होम एनवायरमेंट ओनली, होम एनवायरमेंट, स्कूल एनवायरमेंट एंड सोशल एनवायरमेंट, या फिर स्कूल एनवायरमेंट ओनली? बताइए एक बार। भाई तीनों ही एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है ना। अगर घर का माहौल ऐसा होगा कि बच्चा अचीवर बने तो बिल्कुल। स्कूल एनवायरनमेंट में भी अचीवमेंट मोटिवेशन पे फोकस किया जाता है कि हाँ अचीव करो और तब तक मत रुको जब तक करना लो अचीव। सोशल एनवायरनमेंट भी ऐसा ही, ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं समाज में, ऐसी ही स्टोरीज, ऐसी ही मूवीज देखते हैं आप, तो बिल्कुल ये तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाएंगे। सिंपल आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरण प्रक्रिया का अंश नहीं है? मोटिवेशन प्रक्रिया का हिस्सा कौन सा एक नहीं हो सकता? नीड, ड्राइव्स, इंसेंटिव्स और हेरिडिटी। फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी बताइए फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बार। अच्छा विकास, चलिए देखिए, देखो नीड भी, क्योंकि आपको पता है मोटिवेशन की शुरुआत ही नीड से है। ड्राइव भी चाहिए, क्यों? क्योंकि कोई चीज आपको भगाएगी नहीं तो चलेंगे कैसे, बल है एक तरीके का। इंसेंटिव यानी रिवॉर्ड एक तरीके से, जिस गोल को आपको अचीव करना था। ठीक, तीनों ही चीजें हैं, बट हेरिडिटी इसका कंपोनेंट नहीं है। हमने मोटिवेशन में ये नहीं समझा कि जेनेटिकली ही मोटिवेटेड थे आप। ठीक, तो ये कंपोनेंट हमने नहीं पढ़ा मोटिवेशन के चैप्टर में, बाकी चीजें हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग द रोल ऑफ द टीचर इज डैश, यानी शिक्षण का प्रकल्प पद्धति में या परियोजना विधि क्या देते हैं? ठीक,
टीचर का रोल क्या है? अच्छे क्वेश्चन अभी आना बाकी हैं। हाँ, आज पीडीएफ डाल दी जाएगी। बताइए फटाफट से, प्रोजेक्ट मेथड में रोल क्या है टीचर का? एक्टिव देन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से भी ज्यादा सक्रिय है या विद्यार्थियों के साथ सक्रिय है? प्रॉब्लम सॉल्वर है, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है, या अथॉरिटेटिव है, यानी डंडा लेकर के खड़ा हुआ है? तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर सिंपली होना चाहिए आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड क्या है? एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, एक बाल केंद्रित विधि है, जिसको दिया है W.H. किलपैट्रिक ने, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक ने, जो शिष्य थे किसके? जॉन डुई के। और जॉन डुई आपको पता है करके सीखने पे बल देते हैं, बच्चे की फ्रीडम पे, उसके कोऑपरेशन पे, उसके एक्टिविटी करके सीखने पे बल देते हैं। तो सेम बात है कि ये भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होगा और टीचर का जो रोल है यहाँ फैसिलिटेटर का होगा, फ्रेंड का होगा, फिलोसोफर का होगा, गाइड का होगा। बच्चा एक्टिव है, ठीक, टीचर से ज्यादा नहीं। टीचर से ज्यादा एक्टिव कौन है? बच्चा। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है शिक्षक, क्योंकि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर है। अथॉरिटेटिव तो हो ही नहीं सकता, अथॉरिटेटिव होता है डंडा लेकर के खड़ा रहेगा। ठीक है वीरेंद्र सिंह, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप एक क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, ये सोच के कि बीच में 2 क्वेश्चन आसान आ गए थे तो अब छोड़ देते हैं, सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर 20 में से आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपकी ठीक ठाक तैयारी है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग? अफेक्टिव डोमेन आप जानते हैं बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी में आपके इमोशंस से, आपके संवेगों से संबंधित है। सीएपी कैप का मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कल भी। सी फॉर कॉग्निटिव यानी आपके दिमाग से रिलेटेड, ए फॉर अफेक्टिव यानी आपके इमोशंस से रिलेटेड, पी फॉर साइकोमोटर यानी आपकी बॉडी यानी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड। सीक्वेंस ये रेयर पूछा जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपसे बदले लेने के लिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाला हो कि तुमको छोड़ेंगे नहीं हम, है ना, क्योंकि ये इस तरह से सीक्वेंस नहीं पूछा जाता। ये तो प्योर रट्टा भी हो गया एक तरीके से, या बहुत ज्यादा डीप स्टडी हो गई। ठीक है, अब इसमें अलग अलग आंसर सब अपनी मर्जी से दिए जा रहे हैं। जो इसका करेक्ट सीक्वेंस है वो है रिसीविंग, आप रिसीव करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, वैल्यू करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन कैरेक्टराइजेशन। ये ए ऑप्शन है। इसकी भी चर्चा जो फ्राइडे वाला एक कॉन्सेप्ट वीडियो होगा उसमें करेंगे। ठीक, ये बाकी आगे पीछे हैं। देखो ये है आपका अफेक्टिव डोमेन बोल रही हूँ, बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। ठीक, इसमें अफेक्टिव डोमेन में 5 चीजें हैं, कॉग्निटिव डोमेन में 6 चीजें हैं और साइकोमोटर डोमेन में 5 चीजें हैं। इनका सीक्वेंस ये है जो आपके सामने दिख रहा होगा। पहला है रिसीविंग, आप रिसीव करते हैं, इसको डिटेल में समझेंगे कॉन्सेप्ट वीडियो में। फिर है रिस्पॉन्डिंग, देन वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट है कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, ये 5 अलग अलग लेवल हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका और दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसको समझ हम लेंगे, एक अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे। ये कॉग्निटिव डोमेन है, वो हमने अफेक्टिव यानी इमोशन वाला समझा। ये पुरानी है और ये नई है, ये 1956 की है, ये 2001 की है। ठीक, नेक्स्ट है, अभी के लिए इंफॉर्मेशन की तरह समझिए, फिर इसको एक वीडियो में फ्राइडे के नेक्स्ट फ्राइडे डिस्कस कर लेंगे। इस फ्राइडे हैविंगहर्स्ट को कर लेंगे डिस्कस। ठीक, ये है आपका साइकोमोटर डोमेन, जिसमें अगेन 5 लेवल्स हैं। तो इनको भी आप समझ लीजिएगा कि 1 to 5 आपको पता हो कि लोएस्ट है इमिटेशन, फिर नेचुरलाइजेशन है। तो सीक्वेंसिंग अगर आ जाए तो आप गलत ना करें। ये क्वेश्चन क्विज फॉर्मेट में डाल दिया करो टेलीग्राम पर, ठीक है, देख लेंगे। नेक्स्ट है टेक्निक्स फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन इंक्लूड, यानी शिशु के बीच सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास का कौशल समूह को अंतर्गत करते हैं। यानी कौन सी एक टेक्निक है जो क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को फोस्टर करती है, बढ़ावा देती है रचनात्मकता को। रचनात्मकता क्या है? कुछ नया करना, कुछ हटके करना, कुछ ओरिजिनल करना। बताइए, आंसर कीजिए। आपकी वजह से मुझे सीडी भी समझ आने लगी। सही है नितिन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा सारे लोग जिनको भी सेशन समझ में आ रहा हो। मैं कल रिकॉर्डिंग वीडियो देखूंगा, आज मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, ब्रिलियंट, कोई बात नहीं। देखो कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन, हाँ कोई कॉन्सेप्ट होगा तभी तो दिमाग लगाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामने समस्या होगी दिमाग लगेगा। ग्रुप डिस्कशन, बिल्कुल ठीक है। तो इन सब से ही कुछ नया निकल के, कुछ ओरिजिनल निकल करके आ सकता है। ये सब क्या देंगे? बढ़ावा देंगे क्रिएटिविटी को, कुछ नए करने को, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को, लीक से हट के सोचने को। ठीक है बात।
आगे बढ़ेंगे। भाई जब बच्चा समूह में बैठ के चर्चा करेगा तो कुछ नए विचार नहीं आएंगे क्या? जब वो किसी प्रॉब्लम का समाधान करेगा दिमाग एक्टिव नहीं होगा क्या? आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेगा? बिल्कुल सोचेगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी तो क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है? दिशाओं में सोचना, अलग अलग दिशाओं में सोचना। कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन है, कोई एक संप्रत्य तो आप रखिए उसके सामने जिसको वो समझ पाए। आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। वन ऑफ द फैक्टर्स विच ऑब्स्ट्रक्ट लर्निंग इज, यानी कि सीखने में बाधा डालने वाला एक कारक है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ही होता है बाधा। लर्निंग में बाधा डालने वाला फैक्टर 4 ऑप्शंस में से कोई एक ही होगा, या तो मोटिवेशन होगी, या फिर अहंकारी भावना यानी इगोइस्ट फीलिंग, या अटेंशन, या फिर इंटरेस्ट। आंसर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। भाई मोटिवेशन तो एक तरीके से प्री रिक्वेसिट है, पहली शर्त है सीखने की। यदि आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी गाड़ी जो है लर्निंग की बहुत तेज दौड़ेगी। ऐसा कौन कहते हैं? स्किनर कहते हैं कि मोटिवेशन इज अ सुपर रनवे या हाईवे टू लर्निंग। ठीक। अटेंशन, अगर आपका ध्यान सही है तो लर्निंग अच्छी हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव बात है। इंटरेस्ट अगर आपका है तो भी आप बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो ये तो अच्छी चीजें हैं जो लर्निंग में फायदा करेंगे। नुकसान, रुकावट कौन बनेगा? रुकावट बनेगा ईगोइस्ट फीलिंग आपकी। आपको ये लगे कि मुझे तो सब आता है, तो उस केस में आपकी जो लर्निंग है वो उसमें बाधा आना निश्चित है। मैं बेस्ट हूं एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक अच्छी बात है, बट सिर्फ मैं ही बेस्ट हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये प्रॉब्लम वाली बात है। इसका मतलब आप अपनी लर्निंग पे खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की काम कर रहे हैं, है ना। तो ईगोइस्ट फीलिंग के अहम का भाव कि मुझे ही पता है, जितना पता है, सारे टीचर बेवकूफ हैं, या एक ही व्यक्ति है जिससे सब कुछ आता है। खाली ग्लास में कुछ भरा जा सकता है जो पहले से ही फुल है। एक व्यक्ति बोला जाता है ना, ही और शी इज टू फुल ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि भैया खुद से ही भरा हुआ है, अहंकार भाव से पूरे तरीके से भरा हुआ है। आप ज्ञान किसी को नहीं दे सकते यदि बर्तन खाली नहीं है। तो जब आप क्लासरूम में आते हैं या कभी भी ज्ञान लेने जाता है कोई भी, तो उसको सीखने के भाव से जाना चाहिए। ठीक। ईगोइस्ट फीलिंग क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है लर्निंग में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। जेंडर डाइवर्सिटी मीन्स, यानी लिंग विविधता का अर्थ है। क्या अर्थ है देखिए एक बार, आंसर कीजिए। इक्वल रेशो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात। इक्वल रेशो ऑफ मैन एंड वुमेन एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार में लगे पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात। इक्वल रेशो ऑफ पॉपुलेशन, या फिर इक्वल रेशो ऑफ एजुकेटेड वुमेन एंड मैन। बताइए। यूपी टेट के लिए इक्वली हेल्पफुल है, अब देखेंगे तभी तो हेल्प होगी ना। आंसर कीजिए। देखो, अगर हम आंसर चूज करते हैं ये इक्वल रेशो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, जेंडर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? विविधता, यानी हर तरह की वैरायटी हो, तो मेल और फीमेल का इक्वल रेशो है, यानी डाइवर्सिटी है। ठीक। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में है, अगर ओवरऑल ही दुनिया में ही हो तो हर चीज में हो जाएगा इक्वल। सिर्फ पॉपुलेशन में है, सिर्फ एजुकेटेड वुमेन और मेन की बात हो रही है, नहीं, ओवरऑल बात हो रही है कि महिलाओं और पुरुषों का साम्य अनुपात, चाहे वो कहीं कुछ काम करें ना करें, ओवरऑल, तो उसको डाइवर्सिटी कहेंगे कि विभिन्नता है, दोनों जेंडर हैं बराबरी के मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वन टीचिंग अप्रोच इज टू यूज अ मेंटल मैप। इट इज यूज्ड व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी मस्तिष्क मानचित्र का उपयोग करना एक शिक्षण दृष्टिकोण है। इसका उपयोग शैक्षिक दर्शन के निम्नलिखित में से कौन सा होने पर किया जाता है? मानसिक मानचित्र, या हमने कुछ टाइम पहले कॉन्सेप्ट मैप समझे थे, उसी का भाई बहन है ये मेंटल मैप, कि आप दिमाग में तरीके, मेंटल मैप खैर डिफरेंट होता है थोड़ा सा, कि आप दिमाग में क्या बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं, अलग अलग चीजों से जोड़ते हैं उसको। किससे संबंधित है ये? रैशनलिज्म से, यूटिलिटेरियनिज्म से, या फिर एम्पेरिसिज्म से, या सोशलिज्म से? देखो सिंपल बात है, ये दिमाग से संबंधित है। दिमाग से संबंधित है तो रैशनलिज्म या कॉग्निशन से संबंधित होगा। ठीक है। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी वो भी इस चीज को फॉलो करती है, किसको? मेंटल मैप को, क्योंकि ये याद रखने का, समझने का चीजों का आसान तरीका है। तो सिंपल आंसर है रैशनलिज्म या रीजनिंग से या तर्क से संबंधित होगा, समाज से, अनुभव से, यूटिलिटेरियनिज्म से नहीं, बाकी रैशनलिज्म से, मतलब बल्कि रैशनलिज्म से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर सपोर्टर्स आर लिस्टेड। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी मैं यहाँ यूट्यूब पर भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कुछ महीने पहले ही। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय और सपोर्टर्स, उसके संप्रदाय और सपोर्टर्स। एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ है, बहुत बढ़िया नीतीश,
सपोर्टर्स। अब आपको पहचानना है सही मैच कौन सा है ना? सही मैच पहचानना है। व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म, क्या वाइगॉस्की व्यवहारवाद से संबंधित है? नहीं। क्या स्किनर व्यवहारवाद से संबंधित है? हाँ। साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद, फ्रॉइड, हाँ बिल्कुल संबंधित है। ना तो स्किनर है ना वाइगॉस्की। गेस्टाल्टिज्म के तो फादर ही हैं वर्टहाइमर, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिविज्म वाइगॉस्की से जुड़ा हुआ है। इनमें से अगर दो भी पता होंगे ना तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे भाई? बिहेवियरिज्म का बी ऑप्शन होगा, ये आपको निश्चित है, यानी ए ऑप्शन का बी सही है। तो ए का बी कहां कहां सही है? यहां पे तो गलत हो गया, ये भी फोर्थ है गलत, तो या तो ये होगा या ये होगा। इसके बाद एक और चेक कर लेते हैं। साइको एनालिसिस से जुड़े हुए हैं फ्रॉइड, मतलब बी का थर्ड होगा। बी का थर्ड यहां नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत है। सिंपल एक ही ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन, बात खत्म। आपको चेक ही नहीं करने सारे ऑप्शन, है ना? तो थोड़ा सा हमें दिमाग भी लगा करके सॉल्व करना होता है कई बार। डी ऑप्शन सही हो गया। तो ये तो हमें पता है ना कि जो वाइगॉस्की हैं वो रचनावादी हैं, फ्रॉइड हैं वो मनोविश्लेषणवादी हैं। इसके अलावा स्किनर हुए, थॉर्नडाइक हुए, पावलोव हुए, हल हुए, बेंड्यूरा हुए, ये सब लोग किससे संबंधित हैं? बेंड्यूरा बाद में कॉग्निटिविज्म में चले गए, बिहेवियरिज्म से। वॉटसन हुए, ये सब व्यवहारवादी हैं। चौथा कौन सा प्रकार है? गेस्टाल्टिज्म। इसमें तो वर्टहाइमर, कर्ट लुएन, कोफका और वोल्फगैंग कोहलर गिने चुने लोग हैं। तो ये आपको बेसिक चीजें बिल्कुल पॉइंट्स पे, टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि टाइम कम होता है पेपर में सॉल्व करने को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरीड आउट इन पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग? बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसमें ज्यादातर लोग लटक जाएंगे। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, 3 फेजेस होते हैं टीचिंग के, अभी कुछ दिन पहले हमने यूट्यूब पे डिस्कस किया था। प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। बताइए। पहला ऑप्शन है डिफाइनिंग द रियल बिहेवियरल चेंज, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टेक्निक्स, चेंजिंग द टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, या सेटिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको, ध्यान से पढ़िए। कोई कह रहा है इसलिए नहीं आई, अच्छा शालिनी बताइए, जवाब दीजिए। पोस्ट एक्टिव फेज यानी एक हुआ प्री एक्टिव, पढ़ाने से पहले जब आप तैयारी कर रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। इंटरएक्टिव हुआ पढ़ाने के दौरान, जब आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा है पोस्ट एक्टिव, यानी अब आपको इवैल्यूएशन करना है। अब आपको ये देखना है जो आपने व्यवहार में जितना एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग रियल में कितना चेंज हुआ है। ये बात तो सही है कि आप ये देखेंगे रियल बिहेवियरल चेंज कितना हुआ है, जितना एक्सपेक्टेड था उतना या कितना हो पाया। ये बात सही है। पोस्ट एक्टिव में आप इवैल्यूएशन की टेक्निक को एप्रोप्रिएट चूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब आपको आकलन करना है, पढ़ाना हो चुका है। फिर है चेंजिंग द टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। अगर आपको अपनी टेक्निक्स में परिवर्तन की जरूरत है, पता कब लगेगा? जब इवैल्यूएट करोगे। बात तो सही है सी ऑप्शन की। ये 3 ही मेन चीज होती है पोस्ट एक्टिव की। ये गलत है। सेटिंग ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण है, वो प्री एक्टिव फेज में होगा। पढ़ाने से पहले ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, बाद में नहीं, है ना। ये थोड़ी होता है कि नौकरी लग जाएगी और फिर एग्जाम देंगे, ये तो नहीं होता ना आजकल। भाई उद्देश्य तो पहले होगा ना, जीवन में जाना कहाँ है। ऐसा थोड़ी हर जगह सर मारते फिरेंगे। भाई हमें अगर पता है हमें क्या करना है, सब कुछ तो आप वैसे भी नहीं कर सकते ना, और कुछ चीजें आप दुनिया के कहने पर करें वो भी मूर्खता होगी। तो क्या होगा, आपको पता हो कि ऑब्जेक्टिव है क्या, हमने ये चैप्टर क्यों पढ़ाया था, उससे उद्देश्य क्या था, चेंज क्या लाना था, ये पहले से पता होना चाहिए था। ठीक है खुशबू, हम बात करेंगे सैटरडे। तो ये हुई एक बात, बाकी की 3 बातें सही थी। डी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये प्री एक्टिव फेज में आएगा। हम ये फेजेस भी समझ लेते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन आई थिंक बचता है अपना, नहीं 2 क्वेश्चन और हैं, 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ठीक, क्वेश्चंस की क्वालिटी पे फोकस रहेगा, उनकी क्वांटिटी से ज्यादा नहीं। तो हम क्वेश्चन 50 भी कर सकते हैं। आप लोग जो लोग थोड़ा पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है स्पीड तेज रहती है। 3 फेजेस हैं, यानी 3 चरण हैं। ये कुछ दिन पहले हमने डिस्कस भी किए थे। पहला चरण क्या है? प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी पूर्व सक्रिय, जो आप कहना चाहें। फिर है इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। देन आपका पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है बात। प्री एक्टिव में क्या है, आप करते हैं लेसन प्लान बनाएंगे, प्लान करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, भाई उद्देश्य क्या होगा, क्यों पढ़ा रहे हैं, कितना बिहेवियरल चेंज आपको लाना है, एक्सपेक्टेड क्या है इस सेशन से। ठीक,
वो सोचेंगे। ठीक, इंटरएक्टिव में है, जब मेरे और आपके बीच में अभी डिस्कशन चल रहा है, दिस इज इंटरएक्टिव फेज, कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, ठीक, क्लास चलने के दौरान। पोस्ट एक्टिव है कि अब आप इवेल्युएट करेंगे, पढ़ा लिया, सब कुछ हो गया, कि मूल्यांकन करेंगे, भाई कितना सीखा, इवेल्युएट करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस हद तक अचीव हुए, कहाँ चेंज की आवश्यकता है और कैसे परिवर्तन करें, कितना बिहेवियर में चेंज आया, कितना आना चाहिए था, ये सारी चीजें। ठीक है, कोई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 एक बार चेक करो, चेक कर लेंगे अभी। नेक्स्ट है 19, इन साइको एनालिसिस, कौन सा क्वेश्चन है 17? क्या गड़बड़ हो गई इसमें? ये तो बच्चा सा क्वेश्चन था। देखो एक बार, इसमें था बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद, ए का आएगा सेकंड, ए का सेकंड यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। बी का आएगा यहां सी वाला ऑप्शन, बी का आएगा सी वाला ऑप्शन। हाँ, डी ऑप्शन तो सही है, इसमें मैंने बी बता दिया क्या गलती से? हाँ, वो एक्सप्लेनेशन सही है, कई बार ऐसा हो भी जाता है, सही तो है। 17 का बी क्यों होगा? हाउ? ए का है बी, ठीक है, बी का सी, पॉसिबल कैसे है ये तो देखो, बी का तो सी है ना, सी का डी, क्या कर रहे हो, सी का फर्स्ट कह रहे हैं, ये गड़बड़ है, इसके ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसके ऑप्शन में मिस एंड मैच है आई थिंक। इसके ऑप्शन में मिस एंड मैच है, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, मैं कर ही देती हूँ, उसको वैसे ही लिख लीजिएगा, दोनों साइड गलत टाइप हुआ है क्या, सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ठीक है, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट तो पॉसिबल ही नहीं है, खैर डी का फर्स्ट पॉसिबल है, और जो कि दोनों ही जगह पे नहीं है। ये ऑप्शन लिखने में गड़बड़ हुई है, मैं इसको जब आपके साथ शेयर करूंगी पीडीएफ में तो इसके ऑप्शन ठीक करके और सही आंसर मार्क कर दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका समझ आ गया होगा, वही मैटर करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल सिंपल है ना इसका, उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। व्यवहारवादी स्किनर हैं, साइको एनालिसिस की अगर हम बात करें फ्रॉइड हैं, गेस्टाल्टवादी वर्टहाइमर हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म है वाइगॉस्की। यानी अगर आप लिखना चाहते हैं तो ए का हो जाएगा क्या, सेकंड, बी का हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक, ऐसे लिख लीजिएगा सही आंसर, सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा फर्स्ट, ये इसका सही मैचिंग है। ये ऑप्शंस को हटा करके इसको लिख लीजिएगा, एक ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, डी वाले को ही ठीक कर लेना उसमें से हटा करके। क्लियर है बात? क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपने टाइपिस्ट जी को बोलूंगी थोड़ा गड़बड़ हो गई होगी टाइपिंग में। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, इन साइको एनालिसिस थियोरी ऑफ फ्रॉइड इट रेफर्स टू, यानी कि फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में इड का मतलब क्या है? पहला है अनकॉन्शियस इन नेचर एंड हैज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, यानी इड क्या है, अनकॉन्शियस है नेचर में, लॉजिकल है। अच्छा, इड लॉजिकल होता तो ये टोटली अनकॉन्शियस या लिबिडो का पार्ट थोड़ी होता, ईगो का पार्ट होता। इट इज कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, जी नहीं, जी नहीं, ठीक। इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, ये तीनों ही बातें ईगो के बारे में हो रही हैं जो रियलिटी पे बेस्ड है। इड तो सिर्फ डिजायर की पूर्ति पे बेस्ड है ना, दुनिया खत्म होती हो जाए, इनकी मन की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। ये अनकॉन्शियस पे बेस्ड है, लिबिडो पे बेस्ड है इड, ईगो रियलिटी पे और सुपर ईगो मॉरलिटी पे। ठीक है, शुड पे सुपर ईगो, इज पे यानी रियलिटी पे ईगो, और वांट पर इड। ठीक, ये तीन एस्पेक्ट हैं पर्सनालिटी के जिनको सिगमंड फ्रॉइड जिनकी बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आज के लिए लास्ट, होपफुली आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन एज, यानी कि शिशु विकास का पहलू समूह, कौन सी भाषा है भाई ये, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन एज, यानी विकास के अलग अलग पक्ष और उनकी विशेषताएं यहां गिवन है, आपको चूज करना है। एक तरफ तो एस्पेक्ट्स हैं, यानी फिजिकल है, लैंग्वेज है, कॉग्निटिव है, दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं हैं, तो आपकी विकास के हिसाब से विशेषताएं चूज करनी है। फटाफट से बताओ, आंसर कीजिए, बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे। चलिए जवाब दीजिए। सी ऑप्शन, मतलब
देखो एक बार मैच कर लेते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाई भाषा अगर आती होगी तो क्वेश्चन पूछ पाएंगे, कर पाएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग का इस्तेमाल होगा। दिमाग का इस्तेमाल कहाँ होगा? डिस्कशन में ज्यादा होगा। भाई वैसे तो भाषा में भी दिमाग का ही होगा, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज से ही जुड़ा हुआ होता है, लेकिन लैंग्वेज जब अलग कर दी तो क्वेश्चन पूछना लैंग्वेज में चला जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट आपका अच्छा फील करना या फीलिंग से रिलेटेड। फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चा चलेगा यानी चल सकता है, तो हम कह सकते हैं ए का ऑप्शन ए ही सही है, ए का फर्स्ट ही सही है, तो ये दोनों तो हट गए। फिर बी का कॉग्निटिव वाला डी सही है, बी का डी 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 बी का डी ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ। अगेन वही दिक्कत है, मुझे लग रहा है अगेन इसमें भी ऑप्शन की ही दिक्कत है। ठीक है, ये फिर से मुझे करेक्ट करके भेजना पड़ेगा, ये कुछ गड़बड़ हुई है टाइपिंग में। ठीक, ये एक बार आप देख लेना। भाषा का विकास यानी ए ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा? पहला। बी ऑप्शन का सही क्या होगा? डी यानी फोर्थ। सी का क्या होगा? सी का होगा इमोशंस यानी आनंद का अनुभव करना, थर्ड। और डी का आपका बी होगा। ठीक है, ये इसका राइट मैच है, इसको लिख लेना, ये सही आंसर है। मैंने अभी पीछे भी लिखवाया है। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे भी लिखवाया है। ए का सेकंड, ए का फर्स्ट यहाँ है, बी का फोर्थ यहाँ पर है, सी का थर्ड यहाँ पर है, और डी का ये। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, इसमें गड़बड़ नहीं है। ये तो बेकार में हम इसको ब्लेम कर रहे हैं, इसमें तो ठीक है। ए ही ऑप्शन सही है यहाँ। ठीक, ए सही है, डी गलत है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते थे। ठीक, क्योंकि ए का फोर्थ ऑप्शन ही नहीं है, तो सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। लेट हो गया काफ़ी, मुझे लग रहा है ये क्लास थोड़ी पहले से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि लंबी जाएगी। डिस्कशन इसमें होना ही होना है निश्चित रूप से। अब आउट ऑफ 20 किसके 15+ आए हैं वो कमेंट करके बताए, या जिसके जितने आए हैं वो बता दीजिए। कुछ क्वेश्चंस आसान थे, बट कुछ ही क्वेश्चन आसान थे, थोड़ा सोचने पे मजबूर करने वाले लेंदी क्वेश्चंस हैं। इसकी PDF एक बार आंसर मार्क करके मैं शेयर कर दूंगी। 12, 17 बहुत बढ़िया, 14 ग्रेट। डेली मिल रहे हैं हम, ये 3 दिन होगी वीक में। इस बार ट्यूसडे से शुरू हुई है, तो आज और कल हम ये वाली सीरीज करेंगे। परसों भी कर सकते हैं, वैसे परसों भी कर लेंगे, इस हफ्ते 3 दिन तो करेंगे ही। और वैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इसका टाइम है, फिर थर्सडे टॉपिक का। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में कैसे लगे आपको क्वेश्चंस। और इसके अलावा कल आप में से कोई कह रहा था कि टाइम निकाल के ट्विटर पे थोड़ा टाइम दीजिए, तो वो मैंने आज देखा, तो पता लगा कि ब्लैक डे UPPRT वाले लोग मना रहे थे, तो मैंने कुछ ट्वीट्स किए हैं। आप लोग रिमाइंड करा देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं यूज़ यूट्यूब ही करती हूँ एक तरह से, क्योंकि आप लोगों के कमेंट यहीं देख पाती हूँ, नहीं तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ चीज़ें। बहुत थोड़ा बहुत देख पाती हूँ, कभी इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर दिया, या फिर यहाँ यूट्यूब पे, है ना। चलिए फिर, चलिए सैदपुर से हैं, बहुत बढ़िया। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्विज का भी चलो मैं प्रावधान देखती हूँ, अगर हो पाता है कि डेली क्विज के रूप में मिल जाए क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे, तो कर देंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहिए, फोकस कीजिए कि आपकी 5 महीने की 6 महीने की तैयारी आपको आपके गोल की तरफ लेकर के जाए। मेरी मेहनत वैसी ही रहती है ना। चलिए कोई और बात हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कल मिलते हैं सेम टाइम, 9:30 ही मिलेंगे कल भी।